तो हेलो दोस्तों, मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटर वाल तक के, और आज हम इससे आगे का वीडियो देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर वाल के मुख्य काम क्या क्या हैं, और वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप CNW डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल के जो मुख्य काम है वो है, जो पहला है ब्रेक सिस्टम के सभी पुर्जों को BP प्रेशर से चार्ज करना। ब्रेकिंग सिस्टम में जुड़े हुए जितने भी पुर्जे हैं उन सबको BP यानी कि ब्रेक पाइप के प्रेशर से चार्ज करना DB का एक काम है। जो दूसरा पॉइंट है, BP प्रेशर कम करने पर ब्रेक लगना, यानी कि अगर BP का प्रेशर कम होता है ड्राइवर के द्वारा या किसी भी तरह से BP का प्रेशर कम होता है तो DB का काम है ब्रेक लगाना है। तीसरा पॉइंट, BP प्रेशर पुनः चार्ज करने पर ब्रेक रिलीज करना। ड्राइवर के द्वारा जब BP के प्रेशर को बढ़ाया जाता है, पुनः चार्ज किया जाता है, दोबारा 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक लेके आया जाता है, तो उसके बाद ब्रेक को रिलीज करना, ये DB का काम है। चौथा पॉइंट, DB के अंदर अतिरिक्त एयर प्रेशर की कमी होने से पूरी ट्रेन के BP प्रेशर में जल्दी कमी आती है, जिससे पूरी ट्रेन में एक समान ब्रेक लगता है। अगला पॉइंट है, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन करने पर DB ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को सीमित करता है, यानी कि लिमिट करता है, और अधिकतम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 3.8 प्लस माइनस 0.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक रहता है। अगला जो पॉइंट है, सर्विस कंडीशन के अनुसार ब्रेक एप्लीकेशन एवं ब्रेक रिलीज का समय नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट, ब्रेक रिलीज करते समय BP प्रेशर जल्द से बढ़ाया जाता है तो DB CR को ओवरचार्ज होने से रोकता है, यानी कि ब्रेक जब रिलीज किया जाता है, ब्रेक कब रिलीज किया जाता है, जब BP के प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो ब्रेक रिलीज होता है। तो सडन जब BP का प्रेशर बढ़ता है तो उस दौरान CR को ओवरचार्ज होने से जो DB है वो बचाता है। तो ये भी DB का काम है। चलिए अगला जो पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल की संवेदनशीलता, यानी कि सेंसिटिविटी टेस्ट ऑफ DB। जो ये सेंसिटिविटी टेस्ट ऑफ DB है, ये SCTR के दौरान किया जाता है। सिंगल कार्ड टेस्ट के दौरान सेंसिटिविटी टेस्ट ऑफ DB किया जाता है। और अगर हम जब RTR से पूरे रैक को टेस्ट करते हैं, जब रिग टेस्ट करते हैं, रिग टेस्ट से पूरे रैक का ब्रेक को टेस्ट करते हैं, तो उसमें सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं किया जाता है। सेंसिटिविटी टेस्ट और इनसेंसिटिविटी टेस्ट, ये दो टेस्ट है जो सिर्फ DB के लिए किया जाता है। और ये कब किया जाता है, जब हम किसी कोच का SCTR यानी कि सिंगल कार टेस्ट करते हैं। किसी एक कोच के ब्रेकिंग सिस्टम को SCTR मशीन के द्वारा जब हम टेस्ट करते हैं तो उस दौरान सेंसिटिविटी टेस्ट और इनसेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है वो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर सेंसिटिविटी टेस्ट और इनसेंसिटिविटी टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब BP का प्रेशर 0.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर 6 सेकंड में ड्रॉप होता है तो ऐसी स्थिति में ब्रेक एप्लीकेशन होना चाहिए। यानी कि सेंसिटिविटी टेस्ट के दौरान हम क्या करते हैं कि BP के प्रेशर को 0.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप कराते हैं और 6 सेकंड के देखते हैं कि 6 सेकंड के अंदर इतने प्रेशर के ड्रॉप होने से ब्रेक अप्लाई होता है कि नहीं। अगर 6 सेकंड के अंदर इतना प्रेशर ड्रॉप कराने से ब्रेक अप्लाई नहीं होता है तो इसका मतलब है वो DB सही नहीं है, सेंसिटिविटी उसकी सही नहीं है, संवेदनशीलता जो है उस DB की सही नहीं है। यानी कि 0.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 6 सेकंड के अंदर अगर हम ड्रॉप कराते हैं तो DB को एप्लीकेशन करना है, यानी कि ब्रेक लगाना है। और अगर ब्रेक लगा देता है तो ऐसे जो DB है उनको सेंसिटिव DB कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेंसिटिविटी टेस्ट। यहाँ पे 2 DB का फोटोज आपको दिखाया गया, एक C3W DB है और यहाँ पे स्कॉट DB है। अलग अलग कंपनियों के DB के डिजाइन भी अलग अलग होते हैं। आगे देखते हैं इनसेंसिटिविटी टेस्ट ऑफ DB, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल की असंवेदनशीलता। इनसेंसिटिविटी टेस्ट ऑफ DB, जब BP का प्रेशर 0.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर 60 सेकंड में ड्रॉप होता है तो ऐसी स्थिति में ब्रेक एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ भी हम क्या करते हैं, जानबूझ के हम 0.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप कराते हैं, यानी कि हम लीकेज पैदा करते हैं और फिर 60 सेकंड तक देखते हैं कि इतने प्रेशर के ड्रॉप होने से अगर 60 सेकंड में लगातार 0.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो ब्रेक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए। 0.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जब हम ड्रॉप कराते हैं तो 60 सेकंड तक हम इंतजार करते हैं और इस 60 सेकंड में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। और अगर ब्रेक लग जाता है तो इसका मतलब वो DB सही नहीं है और हमें DB को चेंज करना पड़ता है। और ब्रेक नहीं लगता है इसका मतलब ये है कि हमारा DB सही है। इनसेंसिटिव DB कहते हैं इसको, इनसेंसिटिव टेस्ट कहते हैं इस पूरे टेस्ट को। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि DB को सही मानते हैं अगर हमारे 60 सेकंड के अंदर 0.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप करने से ब्रेक अप्लाई नहीं होता है। तो ये टेस्ट क्यों किया जाता है, इनसेंसिटिविटी क्यों किया जाता है? देखिए,
कई बार हमारी ट्रेन में थोड़ी बहुत लीकेज पैदा हो जाती है इन रूट में, जब गाड़ी जाती है तो कोई एमयू वाशर कट गया या किसी भी वजह से थोड़ी सी लीकेज पैदा हो जाती है, तो यहाँ पे टेस्ट करके ये देखा जाता है कि अगर थोड़ी बहुत लीकेज पैदा हो तो डीबी उसको सेंस ना करे, यानी कि अगर थोड़ा सा भी लीकेज अगर पैदा हो और उसको सेंस करके डीबी ब्रेक लगाने लगे तो ट्रेन चलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लीकेज अलाउ किया गया है और वो थोड़ा कितना है 0.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर 60 सेकेंड। तो इतना लीकेज होने से ब्रेक नहीं लगना चाहिए, उस चीज के लिए यहाँ पे ये टेस्ट किया जाता है जिसको कि इनसेंसिटिविटी टेस्ट ऑफ डीबी कहा जाता है। तो अगर आप एससीटीआर करते हैं, अगर आप टेस्टिंग में काम करते हैं और कभी आपने एससीटीआर किया है तो आपको पता होगा सेंसिटिविटी टेस्ट और इनसेंसिटिविटी टेस्ट कैसे किया जाता है। इनके जब हम जो एससीटीआर मशीन होती है जिसके द्वारा कोच के ब्रेक को टेस्ट किया जाता है, सिंगल कोच के ब्रेक को टेस्ट किया जाता है, तो उसमें 2 पोर्ट होते हैं जिसमें एक सेंसिटिविटी पोर्ट होता है और एक इनसेंसिटिविटी पोर्ट होता है। तो वो टेस्टिंग के दौरान उन दोनों पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है एयर प्रेशर को निकालने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे डीवी दिखाया गया है। एक डीवी अगर कार्यरत है यानी कि वर्किंग में है तो उसका जो हैंडल है वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा डीवी है और इसका ये हैंडल है जिसको हम आइसोलेटिंग हैंडल भी कहते हैं। तो जब डीवी वर्किंग में होता है तो ये हैंडल नीचे की तरफ होता है और जब हम डीवी को आइसोलेट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पे डीवी जब हम आइसोलेट करते हैं तो ये जो हैंडल है कुछ इस तरह से वर्टिकल से नहीं होकर अब हॉरिजॉन्टल हो जाता है, यानी कि इस कंडीशन में रहने का मतलब ये हुआ है कि डीवी यहाँ पे आइसोलेट है और ये स्कॉट डीवी का फोटो है। और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मैनुअल रिलीज करने का आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा। हर डीबी में सबसे नीचे आपको एक रिंग दिखेगा जिसको खींचने से एक लीवर रहता है और उसमें एक रिंग अटैच रहता है। जब आप उसको खींचते हैं तो डीबी मैनुअली रिलीज होता है, यानी कि जो हम कोच को अगर मैनुअली किसी भी वजह से रिलीज करना चाहते हैं तो इसी को खींच के इसी लीवर को हम खींचते हैं तो जिसके वजह से पूरा कोच का ब्रेक रिलीज हो जाता है मैनुअली। तो ये यहाँ पे डीवी के द्वारा मैनुअल रिलीज करने का तरीका यहाँ पे ये बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सीआर कंट्रोल रिजर्वायर, यह एक एयर रिजर्वायर है जिसकी आयतन क्षमता 6 लीटर होती है, यानी कि ये एक टैंक है, समझ लीजिए एक हवा का टैंक है जिसकी जो क्षमता है 6 लीटर की है। यह कॉमन पाइप ब्रैकेट के आंतरिक भाग पर लगा होता है। जो कॉमन पाइप ब्रैकेट होता है उसके एक तरफ ये लगा होता है तथा इसके आंतरिक पोर्ट के रास्ते डीवी से जुड़ा होता है। ये डीवी के साथ जुड़ा होता है लेकिन वो कनेक्शन कहीं आपको बाहर से नजर नहीं आएगा, इंटरनली ये डीवी के साथ जुड़ा होता है। सिंगल पाइप एवं ट्विन पाइप दोनों ही एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर डीवी के द्वारा बीपी प्रेशर से चार्ज किया जाता है, यानी कि चाहे सिंगल पाइप वाला ब्रेक सिस्टम हो या ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम हो, इन दोनों ही ब्रेक सिस्टम के अंदर जो इसमें एयर प्रेशर है वो डीबी के थ्रू ही जाता है, यानी कि जो हमारा सीआर है कंट्रोल रिजर्वायर है ये डीबी के थ्रू ही चार्ज होता है। और जब डीबी के थ्रू चार्ज होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सीआर का जो प्रेशर है वो 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि जो हमारा डीबी है वो बीपी के प्रेशर से चार्ज होता है और जो हमारा बीपी का प्रेशर होता है वो 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो कभी आपके सामने सवाल ये है कि डीबी का प्रेशर कितना होता है या फिर डीबी कितने प्रेशर से चार्ज होता है, तो डीबी 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज होता है। या कभी आपके सामने सवाल ये है कि सीआर में प्रेशर कितना होता है या सीआर कितने प्रेशर से चार्ज होता है, तो सिंपल सा आंसर है जो सीआर का प्रेशर होता है वो 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से सीआर चार्ज होता है। और सीआर की क्षमता कितनी होती है, तो 6 लीटर की क्षमता होती है। तो यहाँ पे आप ये समझ गए होंगे कि जो सीआर है वो डीबी के थ्रू ही चार्ज होता है और बीपी के प्रेशर से चार्ज होता है, यानी कि 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से सीआर चार्ज होता है। चलिए, सीआर प्रेशर एक आधार प्रेशर की तरह कार्य करता है, यानी कि जो सीआर है ये एक आधार प्रेशर की तरह कार्य करता है, यानी कि सीआर के प्रेशर को देख के ही डीबी डिसाइड करता है कि ब्रेक लगाना है या ब्रेक रिलीज करना है। देखिए डीबी के अंदर, डीबी पूरा एक मैकेनिकल पार्ट है, डीबी के अंदर कोई सेंसर नहीं लगा हुआ है या डीबी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक सेंसर नहीं लगा हुआ है कि ड्राइवर वहां से कोई संदेश भेजेगा और फिर डीबी उस संदेश को फॉलो करके ब्रेक लगाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डीबी पूरा एक मैकेनिकल मैकेनिज्म है, मैकेनिकल पार्ट है, मैकेनिकल मशीन है जो सीआर के प्रेशर के बिहाफ पे ब्रेक लगाता है और ब्रेक रिलीज करता है। यानी कि डीबी जो है सीआर के प्रेशर पे नजर रखता है और फिर जैसे डीबी का प्रेशर कम होता है तो सीआर का प्रेशर बढ़ जाता है। सीआर का प्रेशर उतना ही रहता है लेकिन डीबी का प्रेशर कम होता है, तो इन दोनों के प्रेशर में अंतर होता है। सीआर के प्रेशर और डीबी के प्रेशर में जब अंतर होता है तो ब्रेक अप्लाई होता है। जैसे ही डीबी का प्रेशर सीआर के प्रेशर से कम होता है, सीआर के प्रेशर से डीबी का प्रेशर कम होता है तो ब्रेक अप्लाई होता है, और जब सीआर का प्रेशर और डीबी का प्रेशर एक बराबर हो जाता है तो ब्रेक रिलीज हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, ये जानकारी बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगी इतने सिंपल भाषा में, ठीक है। और एक बार ये सीआर वाला जो सिस्टम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब एक बार सीआर चार्ज हो जाता है
तो फिर वो रिलीज नहीं होता है। ठीक है, एक बार जब CR चार्ज हो जाता है तो उसको रिलीज करने के लिए मैनुअली आपको पूरे DB को रिलीज करना पड़ता है, यानी कि DB के नीचे जो आपको मैनुअल रिलीज का हैंडल है उसको खींचना पड़ता है। जब आप उसको खींचते हैं तो खुद उस कोच का पूरा जो एयर प्रेशर है वो सारा एयर प्रेशर बाहर निकल जाता है, इंक्लूडिंग CR, यानी कि CR का भी एयर प्रेशर वहां से बाहर निकल जाता है। तो CR के एयर प्रेशर को बाहर निकालने के लिए DB को मैनुअली रिलीज करना पड़ता है। मैनुअली रिलीज करेंगे तो ही CR का प्रेशर बाहर निकलेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। CR एक बार चार्ज हो जाता है उसके बाद उसका प्रेशर बाहर नहीं निकलता है। अगर उसमें कोई लीकेज ना हो या कोई टूट फूट ना हो तो बाहर नहीं निकलता है। चाहे ड्राइवर कितने बार भी ब्रेक अप्लाई करे या रिलीज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। CR में जो एक बार प्रेशर पहुंच जाता है बस उतना बना रहता है, उससे ना कम होता है ना उससे ज्यादा होता है, वो प्रेशर स्टेबल रहता है। और CR के प्रेशर से DB का प्रेशर जैसे ही कम होता है ब्रेक अप्लाई हो जाता है, और जैसे ही CR के प्रेशर के बराबर DB का प्रेशर हो जाता है तो ब्रेक रिलीज हो जाता है। और इसके ऊपर मैंने बहुत शानदार वीडियो बनाया जिसमें मैंने एनिमेशन के थ्रू दिखाया है कि ब्रेक सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख लीजिए, काफी बेहतरीन वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपके डाउट खत्म हो जाएंगे कि ट्रेन का ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है और हमारा DB कैसे काम करता है, ये डाउट आपका खत्म हो जाएगा। बहुत कमाल का वीडियो है, कोशिश करूंगा मैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, एनिमेशन के थ्रू मैंने उसमें बताया है। चलिए आगे देखते हैं। CR प्रेशर एक आधार प्रेशर की तरह कार्य करता है जिसके विरुद्ध BP प्रेशर कम करने पर ब्रेक एप्लीकेशन की शुरुआत होती है। DB का मैनुअल रिलीज हैंडल खींचने पर CR प्रेशर बाहर वातावरण में निकलना शुरू होता है, यानी कि DB के मैनुअल हैंडल को जब हम खींचते हैं, मैनुअली DB को हम जब रिलीज करते हैं तभी CR का प्रेशर निकलता है, वरना CR का प्रेशर बाहर नहीं निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है CR। चलिए अगला पॉइंट, AR एक्सिलरी रिजर्वायर। यह भी एक एयर रिजर्वायर है जिसकी आयतन क्षमता 100 लीटर वैगन में और 200 लीटर कोच में होती है, यानी कि ये भी एक एयर टैंक है और ये वैगन और कोच दोनों में लगा होता है। और अगर इसकी क्षमता की बात की जाए तो जो वैगन है उसमें 100 लीटर होता है, इसकी क्षमता 100 लीटर की होती है। और अगर हम कोच की बात करें तो कोच में इसकी क्षमता 200 लीटर की होती है। नए बॉक्सएनएचएल BCNHL वैगन में 75 लीटर क्षमता के AR लगाए गए हैं। सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में यह एक ब्रांच पाइप के द्वारा DB से जुड़ा होता है, यानी कि जो सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम वाले वैगन होते हैं उसमें जो हमारा ये AR टैंक है ये DB के साथ जुड़ा होता है और DB के थ्रू ही चार्ज होता है और BP के प्रेशर से चार्ज होता है। यानी कि सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम वाले गाड़ियों में हमारे AR टैंक का जो प्रेशर होता है वो 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि वो DB से चार्ज होता है BP प्रेशर के द्वारा। परंतु ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में यह DB के साथ साथ दूसरे ब्रांच पाइप के द्वारा पीछे के FP पाइप से भी जुड़ा होता है। लेकिन जो ट्विन पाइप सिस्टम वाले ब्रेक वैन होते हैं या फिर हमारे कोचिंग स्टॉक होते हैं जहाँ पे ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, तो ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में जो हमारा AR टैंक है वो DB के साथ तो जुड़ा रहता ही है, इसके अलावा वो FP पाइप के साथ भी जुड़ा होता है, यानी कि वो फीड पाइप के साथ भी जुड़ा होता है और BP पाइप यानी कि DB के थ्रू BP पाइप से भी जुड़ा होता है। तो हमारे ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम वाले कोच के अंदर हमारा जो AR है वो दोनों तरह से चार्ज होता है, FP से भी चार्ज होता है और BP से भी, यानी कि DB के थ्रू BP से भी चार्ज होता है, दोनों तरफ से वो चार्ज होता है। अतः सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में AR रिजर्वायर DB के द्वारा 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर चार्ज होता है, परंतु ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में यह फीड पाइप के द्वारा 6 किलोग्राम वर्ग प्रति सेंटीमीटर से चार्ज किया जाता है। यानी कि अगर सिंगल पाइप में बात की जाए, अगर सवाल ये आता है कि सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम वाले जो वैगन है उसमें AR का प्रेशर कितना होता है या AR कितने प्रेशर से चार्ज होता है, तो वहां पे सिंपली आपको यही बताना है कि 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज होता है, क्योंकि वो सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम है। सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम का मतलब यही होता है कि उसमें से BP पाइप है, FP पाइप नहीं है, और BP पाइप का प्रेशर 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल पाइप में जो हमारा AR है वो 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से चार्ज होता है, और ट्विन पाइप में जो हमारा AR टैंक है वो BP के अलावा FP से भी जुड़ा होता है और मेन वो FP से ही चार्ज होता है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि ट्विन पाइप में AR का प्रेशर कितना होता है या फिर ट्विन पाइप में AR कितने प्रेशर से चार्ज होता है, तो यहाँ पे आप कहेंगे 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा AR टैंक है वो FP से चार्ज होता है और FP का प्रेशर 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ कि आपके सामने ब्रेक सिस्टम से जुड़े हुए चाहे कोई आर्टिकल आए, चाहे कोई वीडियो आए, चाहे कोई ऑडियो आए, जितनी बार आपके सामने आए उतनी बार आप उसको देखिए, सुनिए या फिर
पढ़िए, जिस भी फॉर्मेट में आए उस फॉर्मेट में आप उसको एब्जॉर्ब करिए, क्योंकि एयर ब्रेक सिस्टम ऐसा है कि जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे, जितनी बार आप इसको सुनेंगे, जितनी बार आप इसको देखेंगे, उतना ज्यादा ही आपके दिमाग में भरता जाएगा। और अगर आप इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इससे निकलने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल है आप उनके आंसर दे सकते हैं। आपको इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव सवाल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये पूरा सिस्टम समझ जाते हैं। तो इसलिए आप इस तरह के वीडियोस, आर्टिकल या फिर जो भी है उसको आप बहुत बार देखा करिए, बहुत बार पढ़ा करिए। आप जेई नहीं बनेंगे, आप टेक्नीशियन आपको नहीं बनना है, कोई दिक्कत नहीं है। रोजमर्रा की जो आपकी ड्यूटी है, अगर आप CNW डिपार्टमेंट में है तो भी वहां पे आपको ये काम आने वाला है, क्योंकि ब्रेक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका काम ब्रेक पावर ऊर्जा को संपीड़ित हवा के रूप में स्टोर करके रखना है। ब्रेक एप्लीकेशन के समय DVAR की हवा को ब्रेक सिलेंडर में प्रवेश करवाता है। अब यहाँ पे जो एआर टैंक है, जैसे ऊपर हमने CR टैंक के बारे में बात की थी, तो CR टैंक को देख के हमारा DB डिसाइड करता है कि ब्रेक लगाना है या फिर ब्रेक रिलीज करवाना है। तो वो हो गया CR का काम। एआर टैंक का काम क्या है? तो देखिए, एआर टैंक का काम है संपीड़ित हवा यानी कि कंप्रेस्ड एयर को यहाँ पे सेव करके रखना या फिर भर के स्टोर करके रखना। तो ये क्या करता है कि अपने अंदर कंप्रेस्ड एयर को स्टोर करके रखता है, और ब्रेक लगाने के टाइम DB इसके थ्रू, इसके हवा को DB क्या करता है, ब्रेक सिलेंडर में भेजता है। यानी कि जब ब्रेक लगना होता है, जब BP का प्रेशर कम होता है, तो DB क्या करता है, DB AR के पाइप को सीधा ब्रेक सिलेंडर के साथ जोड़ देता है, यानी कि AR के प्रेशर को सीधा ब्रेक सिलेंडर में भेज देता है, जिससे कि ब्रेक अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इतना तो आप समझ गए होंगे कि CR क्या है, AR क्या है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज था। चलिए अगला देखते हैं, एयर ब्रेक सिलेंडर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एयर ब्रेक सिस्टम का हर पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैं हर पार्ट को बोलता हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हर पार्ट ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्रेक सिलेंडर, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में BC भी कहते हैं, उसके बारे में है। प्रत्येक एयर ब्रेक स्टॉक में कंप्रेस्ड एयर की सहायता से ब्रेक पावर उत्पन्न करने के लिए एयर ब्रेक सिलेंडर का प्रावधान होता है। यानी कि एयर ब्रेक सिस्टम वाले जितने भी गाड़ियां होती है, जितने भी कोच होते हैं, पैसेंजर कोच होते हैं या फिर यहाँ पे गुड्स की गाड़ियां होती हैं, तो इनमें ब्रेक लगाने के लिए जो कंप्रेस्ड एयर भेजा जाता है, तो उससे ब्रेक लगाने के लिए ब्रेक सिलेंडर का प्रावधान है, ब्रेक सिलेंडर दिया गया होता है। यानी कि कंप्रेस्ड एयर जाके किसको हिट करेगा या फिर किसके ऊपर दबाव डालेगा, तो उसके लिए एक ब्रेक सिलेंडर होता है, जिसमें कंप्रेस्ड एयर जब हम डालते हैं तो उस ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन आगे की तरफ निकलता है, और उस आगे वाले पिस्टन को जो हम ब्रेक रिगिंग के साथ जोड़ देते हैं, जो कि पूरा मैकेनिज्म एक कंप्लीट करता है और व्हील में ब्रेक लग जाता है। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है। यह डिब्बे के अंडर फ्रेम पर माउंटिंग ब्रैकेट की सहायता से क्षैतिज या आड़ी स्थिति में लगा होता है तथा ब्रांच पाइप के द्वारा DB से जुड़ा रहता है। यानी कि जो हमारा एयर ब्रेक सिलेंडर है, ये डिब्बे के अंडर फ्रेम पर माउंटिंग ब्रैकेट के साथ लगा होता है, यानी कि डिब्बे के नीचे की तरफ ये लगा होता है। या फिर ये अब आजकल जो एयर ब्रेक सिस्टम है, ये बहुत अलग अलग जगह लगा रहता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि यह डिब्बे के अंडर फ्रेम पे लगा होता है, यानी कि जो हमारा वैगन होता है या फिर हमारा जो कोच होता है, उसमें निचले हिस्से में, उसमें बॉटम में ये हमारे डिब्बे के साथ ही लगा होता है। तो ये पहले था, और अभी अगर देखें तो ये गुड्स गाड़ियों में ज़्यादा होता है। अगर हम पैसेंजर ट्रेन की बात करें, जिसमें हम ICF कोच की बात करें, तो ICF कोच में BMBC का इस्तेमाल होता है, यानी कि बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। जो ICF के अंदर ब्रेक सिलेंडर होते हैं वो बॉगी के ऊपर ही माउंट होते हैं, तो वो BMBC कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम LHB की बात करें, तो LHB में जो हमारा एक्सल है, जहाँ पे हमारा कैलिपर है, ब्रेक कैलिपर है, तो हमारे ब्रेक कैलिपर के पास ही हमारा ब्रेक सिलेंडर होता है, और हर ब्रेक कैलिपर या फिर हर ब्रेक डिस्क के पास एक ब्रेक सिलेंडर होता है। तो ये ब्रेक सिलेंडर का जगह अलग अलग है। गुड्स में ये अंडर फ्रेम में होता है, ICF में ये बॉगी माउंटेड होता है। अच्छा, गुड्स के भी अंदर ये बॉगी माउंटेड होता है। जो ट्विन पाइप सिस्टम होते हैं उसमें ये जो ब्रेक सिलेंडर है वो बॉगी माउंटेड ही होता है, यानी कि बॉगी के ऊपर ही लगा होता है और यहाँ पे अंडर फ्रेम में नहीं लगा होता है। तो ये हो गया हमारा ब्रेक सिलेंडर। वैगन में 355 mm व्यास का तथा सामान्य एयर ब्रेक कोच में, जो कन्वेंशनल कोच होते हैं, अंडर फ्रेम माउंटेड कोच में 355 mm व्यास के 2 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। परंतु बोगी माउंटेड कोच यानी BMBC टाइप जो कोच होते हैं, BMBC कोच में 205 mm व्यास के 4 ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। यानी कि BMBC वाले जो भी होते हैं, BMBC जो कोच होते हैं, ICF कोच हैं जो BMBC है, उसमें 205 mm के व्यास वाले सिलेंडर होते हैं, और पर बोगी पे 2 होते हैं, यानी कि पर ट्रॉली पे 2
ब्रेक सिलेंडर होते हैं, तो एक कोच में अगर देखा जाए तो एक कोच में टोटल 4 ब्रेक सिलेंडर होते हैं। वैगन तथा कन्वेंशनल कोच अंडर फ्रेम माउंटेड कोच में लो फ्रिक्शन एल टाइप ब्रेक ब्लॉक का यूज होता है, परंतु बोगी माउंटेड कोच एवं बॉक्सएन एचएल बीसीएन एचएल में हाई फ्रिक्शन के टाइप ब्रेक ब्लॉक का उपयोग होता है। तो यहाँ पे एल टाइप नॉर्मली हम लोग सिंपल बोलचाल की भाषा में एल टाइप और के टाइप ब्रेक ब्लॉक कहते हैं कि एल टाइप का ब्रेक ब्लॉक होता है अंडर फ्रेम माउंटेड कोच में, और यहाँ पे अगर बॉगी माउंटेड कोच की बात की जाए तो उसमें के टाइप ब्रेक ब्लॉक का इस्तेमाल होता है। ब्रेक एप्लीकेशन के समय एआर की हवा डीबी के रास्ते ब्रेक सिलेंडर में पिस्टन के पीछे प्रवेश करती है, जिससे अधिकतम बीसी प्रेशर 3.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक चार्ज होती है। यानी ब्रेकिंग के दौरान जो एआर का प्रेशर है, जो एआर में प्रेशर जमा रहता है, वो डीबी के थ्रू ब्रेक सिलेंडर में जाता है। और अगर ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम एयर प्रेशर की बात की जाए कि ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम एयर प्रेशर कितना जाता है, तो वो 3.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इससे ज़्यादा प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में डीबी नहीं भेजता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये एयर ब्रेक सिस्टम है जो कि बॉगी माउंटेड है, बॉगी माउंटेड नहीं है, ये अंडर फ्रेम माउंटेड है, यानी कि अंडर फ्रेम में लगा हुआ है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाया है सीआर, जो अभी हमने ऊपर बात की थी, सीआर जो टैंक है, और ये बीच में सीपीबी जो है कॉमन पाइप ब्रैकेट है, और यहाँ पे ये डीबी है जो स्कॉट का डीबी है। तो डीबी के साथ ही हमेशा ये सीआर लगा रहता है और ये इंटरनली डीबी से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला, पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में उपयुक्त पुर्जों के अलावा ब्रेक पाइप के साथ साथ फीड पाइप भी होता है, यानी कि सिंगल पाइप। यहाँ पे पाइप एयर ब्रेक लिखा है, तो ट्विन पाइप या सिंगल पाइप। तो देखिए, ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में ऊपर के जो पुर्जे हैं, इसके अलावा ब्रेक पाइप के साथ फीड पाइप भी होता है। यानी कि सिंगल पाइप में तो एक ही पाइप होता है जिसको हम बीपी कहते हैं, लेकिन ट्विन पाइप में 2 पाइप होते हैं, एक बीपी होता है, एक एफपी होता है। एफपी का फुल फॉर्म फीड पाइप होता है। पॉइंट 2, फीड पाइप। यह 25 mm व्यास का लोहे की पाइप होती है जिसका रंग सफेद होता है। यह भी डिब्बे के पूरी लंबाई में लगा होता है ताकि ट्रेन के पूरी लंबाई में एफपी प्रेशर की कंटिन्यूटी बना सके। इसके दोनों सिरे पे कट ऑफ एंगल का आर्क लगा होता है। फीड पाइप इंजन के फीड वाल्व के द्वारा 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज किया जाता है। तो जो एफपी पाइप होता है, सेम बीपी की तरह ये भी पूरे कोच के लंबाई में होता है, और इसका जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो 25 mm का व्यास होता है। और बीपी का जो कलर कोड होता है वो ग्रीन होता है, और एफपी का जो कलर कोड होता है व्हाइट होता है। यानी कि जो पाइप आपको सफ़ेद दिखे, इसका मतलब ये हुआ कि वो एफपी पाइप है, फीड पाइप है, और ये पूरे ट्रेन की लंबाई में रहता है ताकि एफपी की कंटिन्यूटी शुरू से लेके आखिर तक बनी रहे। और ये जो है फीड पाइप जो है, जो एफपी है, ये भी बीपी की तरह इंजन के साथ जुड़ा होता है, लोको से जुड़ा होता है। और यहाँ जो मैक्सिमम प्रेशर होता है 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है, और ये प्रेशर उसको लोको से मिलता है, यानी कि इंजन से मिलता है। तो इंजन से एक एफपी निकलता है, एक बीपी निकलता है। बीपी 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से प्रेशर आता है, और एफपी में 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से प्रेशर आता है। बीपी का काम है डीबी और बाकी चीजों को चार्ज करना, लेकिन एफपी का काम है सिर्फ और सिर्फ एआर टैंक को चार्ज करना आईसीएफ के अंदर। और अगर हम थोड़ा सा मॉडर्न आज के टाइम में अगर हम एलएचबी की बात करें, तो एलएचबी के अंदर एफपी के और बहुत सारे काम है। एफपी के वजह से माइक्रो प्रोसेसर ऑन ऑफ होता है, यानी कि जो डब्ल्यूएसपी सिस्टम लगा है वो भी एफपी से ही ऑन और ऑफ होता है। इसके अलावा जो बेलो स्प्रिंग लगे हुए हैं वो सारे एफपी से ही काम करते हैं। बहुत सारे काम है जो एफपी से काम करते हैं। यानी कि जो अगर हम एलएचबी कोच की बात करें, तो एलएचबी कोच में जितना इंपॉर्टेंट बीपी है उतना ही इंपॉर्टेंट एफपी है। लेकिन अगर हम आईसीएफ में बात करें, तो आईसीएफ में एफपी का काम उतना ज़्यादा नहीं है। एफपी का काम बस इतना ही ज़्यादा है कि ब्रेक लगने और ब्रेक रिलीज करने के टाइम को बहुत कम कर देता है। यानी कि जब ब्रेक लग गया, अगर कहीं 1 मिनट का स्टॉपेज है गाड़ी का, ब्रेक लग गया, तो ब्रेक रिलीज करने के लिए वापस पूरे, अगर 22 कोच का ट्रेन है तो पूरे 22 कोच में एयर प्रेशर को भरना पड़ता है, और बीपी के प्रेशर को 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर लाना पड़ता है। तो अगर ट्विन पाइप होता है तो क्या होता है कि जो प्रेशर है दोनों तरफ से भरता है, एफपी भी भर देता है, बीपी भी भर देता है। तो इससे क्या होता है, पूरे ट्रेन में जल्दी से चार्ज हो जाती है पूरी ट्रेन, और हमारा ब्रेक जल्दी रिलीज हो जाता है। तो बस रिलीज का जो टाइम है वो बहुत कम हो जाता है ट्विन पाइप होने की वजह से। और दूसरा, ट्विन पाइप से कोई फायदा घाटा नहीं होता है आईसीएफ के अंदर। बाकी एलएचबी के अंदर तो इसका बहुत फायदा है, जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम के कार्य और पद्धति। तो देखिए, अब यहाँ पे सिंगल पाइप क्या है और फिर ट्विन पाइप क्या है, वो सारी चीजें आएंगी। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखेगा सारी चीजों का, सिंगल का और ट्विन का, ब्रेक एप्लीकेशन क्या है, ब्रेक रिलीज क्या है। तो आज अगर हम कंटिन्यू बनाएंगे तो वीडियो
बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं रहने देते हैं और अगले पार्ट में हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। पार्ट बाय पार्ट हम इन सारे पूरे वीडियो को बनाएंगे और देखेंगे और समझेंगे। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और बताना चाहिए तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और वीडियो को देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए ना करिए कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को लाइक कर दिए करिएगा, ताकि मुझे ये पता चल सके कि जो चीज़ मैं बना रहा हूँ वो आप तक पहुंच रही कि नहीं, यानी कि वो आपको पसंद आ रही कि नहीं। लाइक करने का मतलब यही होता है कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ या जो वीडियोस मैं आपको बना रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आता है। तो प्लीज़ लाइक वीडियो को कर दिया करिएगा। और अगर कोई भी ऐसा लगता है आपको कि कुछ इस वीडियो में कमी है या मैंने कुछ गलत बताया है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को नहीं आती है और गलती सबसे होती है। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी हो सकता है गलती हो जाए, मैं भी कोई पॉइंट गलत बता सकता हूँ। तो आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे तो वो फिर आगे वीडियो में उस चीज़ को सुधारा जाएगा और एक दूसरे को हम लोग जानकारी बांट सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।